हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका पुनः ऑनलाइन वीडियो में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में द्रव्य की अवस्थाओं में कुछ नियमों को बताया था, आज हम आपको अगली वीडियो के अनुरूप गैसों का अणुगतिज सिद्धांत के विषय में बताएंगे कि गैसों का अणुगतिज सिद्धांत क्या होता है। नंबर 1, आपने पढ़ा कि प्रत्येक गैस छोटे छोटे समरूप कणों से मिलकर बनी होती है। यानी प्रत्येक गैस के अणु किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे समरूप कणों से मिलकर बने होते हैं। इन समरूप कणों को परमाणु या अणु कहते हैं। नंबर 2, कि गैसों के कण इतने छोटे होते हैं, गैसों के कण इतने छोटे होते हैं कि गैस के कुल आयतन की तुलना में इन कणों का आयतन नगण्य होता है। इन कणों का आयतन कैसा होता है? नगण्य होता है। नंबर 3, समान ताप तथा दाब पर गैसों के कणों के मध्य कोई आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उपस्थित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर होंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि गैस को आप किसी कमरे में छोड़ते हैं तो उसके कण कैसे होते हैं? दूर दूर फैलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इनके मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले नंबर में, कि गैसों के कण पात्र की दीवारों पर निरंतर टकराते हैं तथा जिसके कारण ये पात्र की दीवार पर दाब उत्पन्न करते हैं। अगले नंबर चलते हैं कि गैसों की कणों की औसत गतिज ऊर्जा गैसों के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी गैसों की गतिज ऊर्जा जो होती है वह परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला नंबर चलते हैं, गैसों के विभिन्न कणों की गतिज ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु दिए गए ताप पर उसकी औसत ऊर्जा समान रहती है। इस प्रकार आपने गैसों का अणुगतिज सिद्धांत को सीखा। अब हम अगली हेडिंग की ओर चलते हैं। तो हम अगली हेडिंग की ओर चलते हैं। आदर्श तथा वास्तविक गैस में अंतर, अर्थात आदर्श गैस और वास्तविक गैसों में क्या अंतर होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनके विषय में जान लेते हैं। तो नंबर 1, कि आदर्श गैस समान ताप दाब पर, यानी सभी दशाओं में गैस समीकरण का पालन करती है। सभी दशाओं में, नंबर 1 में आपने सीखा कि गैस समीकरण का पालन करती है। नंबर 2, इन गैसों के अणुओं के मध्य, आप जानते हैं कि कोई पदार्थ बनता है तो अणुओं से मिलकर ही बनता है। तो उन अणुओं के मध्य, किसके? गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। नंबर 3, आदर्श गैस के लिए Z = 1, यानी Z जहां क्या होता है? Z किसे कहते हैं? Z का मतलब क्या होता है? Z होता है संपीड़ितता गुणक होता है। Z को क्या कहा जाता है? संपीड़ितता
गुणक कहा जाता है। Z बराबर होता है PV बटे RT। तो आदर्श गैस के संपीड़ितता गुणक Z का मान कितना होता है? 1 होता है। नंबर चौथा, आदर्श गैसें जो हैं PV बराबर nRT का पालन करती हैं। नंबर पांचवा, फॉर एग्जाम्पल कि जितनी भी ज्ञात गैसें हैं, जिनको हम जानते हैं, जितनी खोजी गई गैसें हैं, वो सभी आदर्श गैसें नहीं हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिर आदर्श गैस है नहीं तो आदर्श गैस समीकरण क्यों बना, आदर्श गैसें क्यों ली जाती है? क्योंकि एक मानक के अनुसार लिया जाता है, प्रकृति में कोई भी आदर्श गैस उपस्थित नहीं है। अब आ जाते हैं वास्तविक गैस। वास्तविक गैस के सभी वास्तविक गैस समीकरण का पालन नहीं करती हैं। आपने पढ़ा था कि आदर्श गैसें थी वह गैस समीकरण का पालन करती थी और ये गैस समीकरण का पालन नहीं करती है। नंबर दूसरा, इन गैसों के प्रत्येक अणुओं के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है। अगला चलते हैं, वास्तविक गैसें के लिए संपीड़ितता गुणक Z का मान 1 नहीं होता है, यानी वास्तविक गैसों में Z का मान 1 नहीं होगा। अगला चलते हैं, ये गैसें वान डेर वाल्स समीकरण, आपने फिजिक्स में भी वान डेर वाल्स समीकरण पढ़ा होगा कि वान डेर वाल्स समीकरण का पालन करती हैं। वान डेर वाल्स समीकरण होता कौन सा है? P + an² बटे v² कोस्ट v - nv बराबर nRT। अब फॉर एग्जाम्पल 5वें नंबर में कि वास्तविक गैसें हैं कितनी? तो जितनी भी ज्ञात गैसें हैं सभी वास्तविक गैसें हैं। इस प्रकार आपके पास द्रव्य की अवस्था की चैप्टर की थ्योरिकल आपकी पूरी हो गई है। अब हम चलते हैं इसी वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल के विषय में जान लेते हैं कि न्यूमेरिकल को हम वायल के अनुसार, चार्ल्स के अनुसार, ग्राहम के अनुसार कैसे हम न्यूमेरिकल को हल करें। कुछ जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं उन न्यूमेरिकलों को हम इसी वीडियो में आपको बताते हैं। हाँ तो चलिए देखते हैं। एक न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं, बहुत ही इजीली होगा, दिखने में बहुत बड़ा लगेगा लेकिन बहुत छोटे शब्दों में हल होगा। जैसे पहला क्वेश्चन से, किसी गैस का आयतन 5 एटीएम दाब पर 175 लीटर है। यदि ताप स्थिर रहे तो 1.25 एटीएम दाब पर आयतन को बताइए, यानी आयतन कितना होगा। तो फिर से चलते हैं, जैसा दिया गया वैसे हम लिख लेंगे। इसके बाद देखिए कौन सा फार्मूला लगने वाला है, कौन सा फार्मूला नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक आपका सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, किसी गैस का आयतन 5 एटीएम मिल गया। एटीएम को किससे व्यक्त करते थे? P से, यानी P बराबर कितना मिल गया आपके पास? 5 एटीएम, यानी ये दाब को किससे व्यक्त करते हैं? P से। तो P बराबर कितना मिल गया आपके पास? 5 एटीएम। दाब पर 175 लीटर, 175 लीटर किसका मात्रक होता था? V का, ये V फॉर आयतन। तो आपने V लिख दिया कि V बराबर कितना आ गया आपके पास? 175 लीटर। यदि ताप स्थिर है तो हमें ताप की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं, तो 1.25 एटीएम दाब पर, फिर दाब दे दिया गया तो फिर P लिख लेते हैं 1.25 एटीएम दाब पर। आयतन कितना होगा? तो आयतन हमें निकालना है, यानी V का मान फिर निकालना। जैसे देख लेते हैं, पहला दाब हमारे पास दिया गया था, हमने क्या मान लिया? P1। पहला आयतन दिया गया था, हमने क्या मान लिया? V1। दूसरा दाब दिया गया था, क्या मान लिया हमने? P2। दूसरा आयतन भी मानना है तो मैं क्या मान लिया हमने आकर के? V2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि P1 का मान दिया गया, V1 का मान दिया गया, P2 का मान दिया गया, V2 का मान दिया गया, तो कौन सा समीकरण लगेगा? तो आपने सीखा था वायल का नियम। आपने क्या पढ़ा था वायल का नियम कि P1 V1 बराबर P2 V2।
इसमें मान रख दें, कैलकुलेशन कर दें, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। P1 की वैल्यू कितनी है, 5। V1 की वैल्यू कितनी है, 175। P2 की वैल्यू कितनी है, 1.25। V2 निकालना है तो ये बटे में आ जाएगा। V2 बराबर क्या आ जाएगा, 5 गुणा 175 बटे 1.25। दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएंगे। कितने जीरो बढ़ गए, 2। 25 से काट देते हैं, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 2, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 5 से काट दीजिएगा, कितना आ गया, 100। तो V2 का मान कितना आ गया आपके पास, 700 लीटर। इस प्रकार आपने कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया। यदि फिर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देते हैं कि किसी गैस का आयतन 5 एटीएम दाब पर, किसी गैस का आयतन 5 एटीएम दाब पर, तो आपने P1 का मान कितना लिख लिया, आपने 5 एटीएम दाब पर 175 लीटर है, तो आपने V1 का भी मान कितना लिख लिया, आपने 175 लीटर। यदि ताप स्थिर रहे तो 1.25 एटीएम फिर दाब दे दिया गया, तो हमने से क्या मान लिया, P2 मान लिया। हमें मान किसका निकालना है, आयतन का मान निकालना है, यानी क्या निकालना है, V2 का मान निकालना है। तो आपने बॉयल का नियम क्या पढ़ा था कि P1 V1 बराबर P2 V2, मान रख दिया, कैलकुलेशन कर दिया, आपका क्या आ गया, आंसर। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। चलिए आ जाते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर कि किसी गैस के 200 ml का, किसी गैस के 200 ml का दाब 750 mm है। यदि गैस का दाब बढ़ाने पर उसका आयतन आधा रह जाए तो गैस का नया दाब बताइए। तो जैसा दिया गया वैसे फिर करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, किसी गैस के 200 ml, ml किसका मात्रक होता था, V का मात्रक होता था, तो आपने V बराबर कितना ले लिया हमारे पास, 200 ml का दाब 750, दाब की बात आ रही है, तो आपने तुरंत P बराबर कितना लिख लिया, 750 ml। यदि गैस का दाब बढ़ा दिया जाए तो दो दाब की बात आ रही है, इसे हमने क्या मान लिया, P1, तो दूसरे दाब को हमें क्या मानना पड़ेगा जाकर के, P2, कि उसका आयतन आधा हो जाए। तो पहला आयतन हमारे पास क्या हो गया जाकर के V1, तो V2 का मान कितना हो जाएगा, इसका क्या करना है, आधा करना है, यानी 200 का बटे 2, कितना आ गया हमारे पास, 100 ml। तो गैस का नया दाब बताइए, यानी P2 का मान हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं, आपने वायर का नियम क्या पढ़ा था आपने, अभी आपने सवाल जस्ट लगाया था, P1 V1 बराबर P2 V2। चलिए मान रखते हैं, P1 का मान कितना है हमारे पास, 750, V1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 200, P2 का मान हमें निकालना है, V2 का मान हमारे पास कितना है, 100, अपॉन में आ जाएगा, P2 बराबर क्या बन गया, 750 इंटू 200 बटे 100, ये कैंसिल हो गया, 2 का गुणा करेंगे तो P2 बराबर कितना आ जाएगा, 1500 mm दाब। इस प्रकार आपने सेकंड नंबर के क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले वीडियो में आपको और बेहद सरल तरीके से, जैसे कि आपके क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएं, ऐसे हम कुछ तरीके आपको बताएंगे वायल्स और चार्ल्स और ग्राहम के मिश्रण के अनुसार, जिस प्रकार आप 5 मिनट का क्वेश्चन ओनली 2 मिनट में भी आपका लग जाए। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यदि आपको क्वेश्चंस ना समझ में आए तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। धन्यवाद।